हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी लोग चैनल देखने वाले हैं, उनको मेरा थैंक यू सो मच। जितने लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मेरे चैनल को ग्रो कराइए और मुझे मोटिवेट करिए, ओके। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी जो कंटेंट है और जो मेरा ये जो टीचिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन लेकर आई हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में लास्ट लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ, तो मैं आप लोग जितने भी लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, इसमें फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, ओनली फोटो सिस्टम 1, ओके। और ये कहाँ पे प्लेस होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स हैं, टीजीटी पीजीटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड ये, तो उसके लिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये यहाँ पे अगर इस प्रोसेस की बात करें तो ये स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन में ये होता है, ओके। स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा उसकी जो लैमेली है उसके मेम्ब्रेन में होता है। और अगर हम लोग सिर्फ PS1 की बात करें तो जब केवल PS1 फंक्शनल होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे सर्कुलेट होता है, वो जो फोटो सिस्टम है उसमें सर्कुलेट होता है। और जो फॉस्फोरिलेशन है फिर देन वो होता है, ओके। देन फोटोफॉस्फोरिलेशन या फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। और ये जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। मेम्ब्रेन है लैमेली की, सॉरी, जो मेम्ब्रेन है या तो जो लैमेली है ग्राना की, इसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों ही होते हैं। जो स्टोमा लैमेली है उसकी मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है, एंड ओके, तो इसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है स्टोमा लैमेली की मेम्ब्रेन में, इट लैक्स फोटोसिस्टम 2। एंड यहाँ पे एज वेल एज जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है ये भी एब्सेंट होता है। नाउ जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन सेंटर से PS1 की तरफ जाते हैं, और ये एक्सेप्टर्स जो कि आपका आयरन और सल्फर FeS कॉम्प्लेक्स है इसके द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। और लेकिन ये NADP प्लस को पास नहीं होते हैं, और ये साइकिल जो होती है, ये साइकिल एक साइकिल के फॉर्म में बैक होकर के फोटोसिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स तक आ जाते हैं। कैसे आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये वापस आ जाते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट भी क्रिएट होता है, ओके। एंड ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप पढ़ते हो। नाउ अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है ATP सिर्फ वही प्रोड्यूस होती है। नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन सिर्फ ओनली लाइट में होता है, और जो वेवलेंथ है ये 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड होनी चाहिए, और तभी इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटमेंट होगा। नाउ यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक टेबल से, जिसमें कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस दिया हुआ है। नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो सिर्फ फोटोसिस्टम 1 के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये इंडिपेंडेंट होता है। एंड जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों ही कोलैबोरेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, जो एक्सटर्नल सोर्स है इलेक्ट्रॉन का वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, कोई भी अलग से एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट होती है। इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। नाउ यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, साइक्लिक में यहाँ पे जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ये कनेक्टेड नहीं होती है, देयरफॉर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। बट नॉन साइक्लिक ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से कनेक्टेड होता है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। नाउ साइक्लिक में ATP ही सिंथेसाइज होती है, बट नॉन साइक्लिक में ये ओनली ADP ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ NADPH भी क्रिएट होती है, NADPH का भी प्रोडक्शन होता है। नाउ साइक्लिक अंडर लो लाइट इंटेंसिटी ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑपरेट हो सकता है, एंड एनारोबिक कंडीशंस में भी, एंड जब CO2 की अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर होती है तब भी ये ऑपरेट हो सकता है। बट नॉन साइक्लिक सिर्फ ऑप्टिमम लाइट में, एरोबिक कंडीशंस में एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ही ऑपरेट होगा। मस्ट रिमेंबर, बहुत अच्छा रेफरेंसेस यहाँ पे बताया हुआ है।
एंड 6 पॉइंट है हमारे पास, जो ये सिस्टम है इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। द सिस्टम डजंट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट इन सर्टेन बैक्टीरिया, बट कुछ बैक्टीरिया में ये पार्टिसिपेट करता है। नौ सिस्टम है ये जो नॉन साइक्लिक सिस्टम है, इसमें फोटो जो CO2 का फिक्सेशन होता है ग्रीन प्लांट में, ये इससे कनेक्टेड होता है। ओके, नॉन साइक्लिक में ये मोस्टली स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन में होता है, बट जो नॉन साइक्लिक है ये ग्रैनल थाइलेकोइड्स में होता है। ओके, बहुत अच्छा है ये, आप लोग इसको प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन है, आप उसको ईजिली देख सकते हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, P680 है, ये P700 है। यहाँ से आप एक्साइटमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट हुआ, यहाँ पे NADP+ से NADPH बना है इस पॉइंट पे। एंड देन यहाँ पे आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो P680 से जो यहाँ पे एक्साइटमेंट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये एक्सेप्टर यहाँ पे दोबारा एक ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये जो P700 में आ रहा है, तो यहाँ पे ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से ATP का कन्वर्जन हो रहा है। नाउ ये ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसलिए इसको समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने एक्सप्लेन की थी? सबसे पहले P. मिशेल ने एक्सप्लेन की थी। इस मैकेनिज़्म को अगर हम देखें तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये जो मैकेनिज़्म है ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे ATP की सिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ATP सिंथेसिस जो है उसको ये एक्सप्लेन करता है। और जो APT सिंथेसिस है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो डेवलपमेंट होता है उसका थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, ओके, इससे ये लिंक होता है। और जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ल्यूमेन के अंदर, ओके, इससे ये कनेक्टेड होता है, ये लिंक्ड रहता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट से और यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है उससे ये लिंक्ड होता है, ल्यूमेन में होता है ये। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये ल्यूमेन में होता है, इन द ल्यूमेन। ओके, नाउ यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है, जो प्रोटॉन का डेवलपमेंट है प्रोटॉन ग्रेडियंट का वो हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस जो है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, यहाँ पे देखते हैं, और टुवर्ड्स द थैलेकॉइड ल्यूमेन। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन होती है। तो जो हाइड्रोजन ऑयंस यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं H+ है ये प्रोड्यूस होता है और ये ल्यूमेन के अंदर थैलेकॉइड जो है उसकी ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं या एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा एक्यूमुलेशन हो रहा है प्रोटॉन का। नाउ सेकेंड स्टेप में जहाँ पे होता है ये देखते हैं, जो ट्रांसफ़र है प्रोटॉन का ये स्ट्रोमा से ल्यूमेन में होता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं थ्रू फोटो सिस्टम। ओके, नाउ अब इसको देख लेते हैं। जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ लोकेटेड होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर साइड में लोकेटेड होता है। ओके, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक हाइड्रोजन प्लस यानी कि प्रोटॉन कैरियर को ट्रांसफ़र करता है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये रिमूव करता है प्रोटॉन को स्ट्रोमा से। ठीक है, ओके, अब ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन को रिमूव करता है और जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और जब ये प्रोटॉन कैरियर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन को पास करता है तो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में। ओके, और जो प्रोटॉन है वो रिलीज हो जाता है ल्यूमेन ऑफ मेम्ब्रेन में। बहुत ईजी है, तो इसको यहाँ पर आप देख लीजिए। नाउ थर्ड है यहाँ पे NADPH रिडक्टेज रिएक्शन होती है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। तो यहाँ पे NADPH रिडक्टेज रिएक्शन अकर्स टुवर्ड्स स्ट्रोमा। तो जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है ये स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन में लोकेटेड रहता है। ओके, एंजाइम्स की लोकेशन भी पूछी जाती है एग्जाम्स में कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे लोकेटेड होता है, फोटो सिस्टम 1 कहाँ ऑपरेट होता है और सिस्टम 2 कहाँ ऑपरेट होता है। ओके, मस्ट रिमेंबर, याद रखिएगा। नाउ प्रोटॉन्स जो हैं वो NADP+ से NADPH+ को रिडक्शन करने में ये नेसेसरी होते हैं, वहाँ पे बहुत इनकी आवश्यकता होती है। और ये जो प्रोटॉन होते हैं ये स्ट्रोमा से रिमूव कर दिए जाते हैं
इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं स्ट्रोमा में, वो इनका जो संख्या होता है या नंबर होता है वो कम हो जाता है। और जबकि जो ल्यूमेन होता है यहाँ पे प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है, इसलिए ल्यूमेन में जो प्रोटॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओके, और इस वजह से ज़्यादा और कम की वजह से एक ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है। नाउ यहाँ पे ये जो इस वजह से क्या होता है, दिस कॉज अ डिक्रीज इन पीएच। ओके, और अब एक पीएच जो होती है उसमें भी डिक्रीज हो जाता है, ल्यूमेन में पीएच का डिक्रीज हो जाता है और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है इन द या अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखिए एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। ओके, यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है थ्रू केबी ऑस्मोसिस। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, एटीपी का सिंथेसिस है थ्रू केबी ऑस्मोसिस। नाउ यहाँ पे फ्रेंड अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको देखिए, ये एक पिक्चर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एटीपी सिंथेज है, एडीपी से एटीपी यहाँ पे स्टेप में बन रही है। ये स्ट्रोमा है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है और ये इनर ऑफ थैलेकॉइड है। इसी के क्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है, तो एक ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो रहा है। कुछ जो प्रोटॉन ज़्यादा हैं कहीं पे प्रोटॉन कम है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है इसको देख लेते हैं। ओके, ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट है ये इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ये ग्रेडियंट? इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि जो ब्रेकडाउन होता है ग्रेडियंट का वो उसी की वजह से एनर्जी का रिलीज़ होता है। ओके, यानी एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी का रिलीज़ हो रहा है। ये जो ग्रेडियंट है वो प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से जो क्रॉस द मेम्ब्रेन हो रहा है, इसकी वजह से ये ग्रेडियंट वो ब्रोकन डाउन हो जाता है। और अब जो ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है F0 का, वो कहाँ पे एम्बेडेड होता है? वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन को चैनल को फॉर्म करता है। और ये जो चैनल होता है ये क्या करता है? ये डिफ्यूज़न ऑफ प्रोटॉन को फैसिलिटेट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी तो ये जो चैनल है वो क्रिएट होता है और ये प्रोटॉन के जो मूवमेंट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसको फैसिलिटेट करता है। नाउ जो अदर पोर्शन होता है ये F1 कहलाता है और ये बाहर की तरफ निकला रहता है और ये ऑन द आउटर सरफेस होता है। और जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड ऑफ द फेसेस ऑफ द स्ट्रोमा। नाउ अब यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है इस ग्रेडियंट का, ये क्या करता है? ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है और ये जो एनर्जी मिल गई है, अब इस एनर्जी की वजह से जो F1 पार्ट होता है उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। और ये एटीपी का जो F1 पार्ट है उसमें एटीपेज एंजाइम है। ओके, इन दी F1 पार्ट ऑफ द एटीपेज। तो एटीपेज के जो F1 पार्ट होता है उसमें कन्फर्मेशनल यानी कि उसकी जो सिमेट्री है उसमें चेंजेस होते हैं। नाउ और ये जो है इसकी वजह से, इस चेंज की वजह से जो एंजाइम सिंथेसिस है वो सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में होती रहती है। नाउ केमियोस्मोसिस जो प्रोसेस है इसे मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी जो यूज़ होती है ये क्या करती है? ये प्रोटॉन को पंप करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो एनर्जी है वो प्रोटॉन को मेम्ब्रेन के अक्रॉस पंप करने में यूज़ होती है इनटू द ल्यूमेन, यानी ल्यूमेन के अंदर उसको पंप करती है और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट कर देती है। नाउ जो एटीपेज एंजाइम है इसकी एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है जो कि प्रोटॉन के डिफ्यूज़न को बैक क्रॉस द मेम्ब्रेन ये अलाउ करता है। नाउ ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये एटीपेज को एक्टिवेट करती है, एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है और ये जो एक्टिवेशन है ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को कैटालाइज करता है, यानी कि इसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नाउ अलोंग विद द NADPH प्रोड्यूस्ड, अब ये जो NADPH प्रोड्यूस होती है, जो एटीपी है वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज़ होती है और ये स्ट्रोमा में होता है। ये जो रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और जो सिंथेसिस ऑफ शुगर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ जो मूवमेंट है 3 प्रोटॉन्स का वो इन्वॉल्व होता है इन दी सिंथेसिस ऑफ 1 ATP, यानी एक एटीपी की अगर सिंथेसिस होती है तो 3 प्रोटॉन का मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए अब बायोसिंथेटिक या फेज़ या फिर डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? एटीपी और NADPH होता है और ये जो एसिमिलेशन है CO2 का टू द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि CO2 से कार्बोहाइड्रेट का जो एसिमिलेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। और ये जो बायोसिंथेटिक फेज़ है फोटोसिंथेसिस की, ये जो फेज़ है ये फोटोसिंथेसिस की बायोसिंथेटिक फेज़ है। ओके, जो रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है और जितने भी एंजाइम
होते हैं ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, जैसे कि ATP है और NADPH है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे देखिए जो बायोसिंथेटिक फेज जो होती है डार्क रिएक्शन की, वो क्या होती है, ये जो है ये टाइम पे होती रहती है। और ये किसके थ्रू होती है, एक साइकिल होती है जो डार्क रिएक्शन है, ये अकर्स थ्रू द कैल्विन साइकिल, और ये 3 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हो सकती है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे C3 पाथवे के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले तो इसके जो डिस्कवरर है, देखिए मेल्विन केविन है। इन्होंने एक रेडियो एक्टिव कार्बन जो कि कार्बन 14 था, उसको एल्गल क्लोरेला, यानी कि एक एल्गी है क्लोरेला, उसमें जो है फोटोसिंथेसिस इसकी स्टडी की थी। नाउ अब यहाँ पे जो डिस्कवरी थी, इसने क्या बताया, जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन होता है वो एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, इसका जो फिक्सेशन होता है CO2 का, तो उससे एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक एसिड है उसमें 3 कार्बन होंगे। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार सिंथेटिक पाथवे को डिस्कवर आउट करने में हेल्प हुई, और इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इनके नेम पर पड़ा। और जो ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई किया गया, और ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट PGA जो है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। और ये पूछा भी जाता है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो कौन सी होती है, क्या है वो, और उसमें कितने कार्बन होते हैं। नाउ इसलिए इसका नाम जो है वो C3 पाथवे भी पड़ा। नाउ कैल्विन साइकिल ये सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होती है, और चाहे वो C3 हो या फिर C4 पाथवे हो। ओके, नाउ प्राइमरी एक्सेप्टर जो है CO2 का, उसको देख लेते हैं। तो CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, यहाँ पे ये क्या है, ड्यूरिंग द C3 साइकिल ये 5 कार्बन कीटोज शुगर राइबोलोज बाई बिस फॉस्फेट, यानी जिसको कि RUBP कहते हैं। ओके, ये है। और जो ये एंजाइम है फॉर CO2 फिक्सेशन वो रूबिस्को है, एंड राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है इसका फुल फॉर्म। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड, तो उसको पता होना चाहिए आपको। और ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ऑन द अर्थ, ये पूरी अर्थ पे मिलने वाला सबसे ज़्यादा एंजाइम है। और ये कैसे कैरेक्टराइज होता है, ये जो इसकी एक्टिव साइट होती है वो CO2 को और ऑक्सीजन को दोनों को ही बाइंड कर सकती है, इसीलिए इसका नाम रूबिस्को पड़ा हुआ है। और रूबिस्को की CO2 के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है और O2 के लिए थोड़ी कम होती है। ओके, अगर हम कंपैरिजन करें O2 और CO2 में, तो CO2 के लिए इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो मच ग्रेटर होती है। नाउ जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है O2 और CO2 का, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो इन दोनों में से जो एंजाइम के साथ कौन सा बाइंड कर सकता है। ओके, नाउ जो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेजेस हैं, तो स्टेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल आज देख लेते हैं। नाउ स्टेजेस में सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, तो ये जो फिक्सेशन होता है CO2 का इनटू द स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। नाउ अब इसमें जो CO2 होती है वो कार्बोक्सिलेशन के लिए यूटिलाइज होती है, और किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, याद रखिएगा RUBP का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। नाउ ये जो रिएक्शन है ये एंजाइम रूबिस्को के द्वारा कैटेलाइज होती है, और इसका जो रिजल्ट होता है, यानी कि इसके रिजल्ट में बनता क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA या फिर 3 फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे रिडक्शन का। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन हो गया, अब रिडक्शन होगा। और रिडक्शन में ये जो रिएक्शन है इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और जो स्टेप्स हैं इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो ATP के हैं वो यूटिलाइज होंगे, और जो फॉस्फोरिलेशन में 2 मॉलिक्यूल जो ATP के हैं वो यूटिलाइज होंगे, और जो 2 मॉलिक्यूल NADPH का रिडक्शन होगा, और पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड, यानी और एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 वो फिक्स्ड होगा। नाउ जो फिक्सेशन है 6 मॉलिक्यूल का, जो 6 CO2 के 6 मॉलिक्यूल का जो फिक्सेशन है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और जो 6 टर्न होंगे साइकिल के। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वो इस पाथवे से रिमूव होगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, 6 टर्न चाहिए। ओके, देन यहाँ पे C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा। नाउ थर्ड स्टेप हमारे पास जो है वो रिजनरेशन का है। इसमें जो साइकिल होती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, और जो CO2 का रिजनरेशन होता है, और ये जो यहाँ पे इस स्टेप में क्या होता है, जो एक ATP होता है वो फॉस्फोरिलेशन के लिए चाहिए होता है, और ये RUBP का फॉर्मेशन करता है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 टर्न ऑफ द साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे 18 ATP और 12 NADPH मॉलिक्यूल जो हैं वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने में यूज़ होते हैं। 6 टर्न
18 ATP एंड 12 NADPH। ओके, नाउ हर एक CO2 मॉलिक्यूल जो कि एंटर करता है कैल्विन साइकिल में, उसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो है एंड इट इज़ टू मीट दिस डिफरेंस, इसमें जो डिफरेंस होता है यानी कि इसको मीट करने के लिए जो नंबर ऑफ जो ATP एंड NADPH होते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में, ये इसलिए ऐसा होता है। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्विन साइकिल हम देख लेते हैं। तो जो कैल्विन साइकिल का सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये मेन बायोकेमिकल पाथवे होता है ड्यूरिंग दी डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में ये मेन आपका जो पाथवे होता है और फोटोसिंथेसिस का, और जो इसका रिजल्ट होता है यानी कि इसके बाद क्या होता है, ये रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द CO2 और एसिमिलेशन ऑफ कार्बन। नाउ ये लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है, जो फेज़ 1 है ये लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई होती है सिमिलेटरी पावर ATP एंड NADPH की, ये रिक्वायर्ड होती है कार्बन एसिमिलेशन के लिए। और ये जो है ये ATP का स्टोरेज करता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, और कार्बन मॉलिक्यूल का एज वेल एज जो फूड एनर्जी होती है ये यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे अब C4 पाथवे है, जिसको कि हैच एंड स्लैग पाथवे कह रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो C4 पाथवे है, हैच एंड स्लैग पाथवे, इसको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी लोग हैं लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। ओके, और जितना भी आज बताया गया है इसको आप लोग स्टडी करिए, एंड प्लीज़ अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।